चलिए, अभी हम स्टार्ट करते हैं। बायो लाइव क्लासेस जो हम लोगों ने स्टार्ट की हैं अभी। ज़ूलॉजी मैं पढ़ा ही रहा हूँ आपको, और बॉटनी शिवम सर पढ़ा रहे हैं आपको। दोनों की ही क्लासेस अभी हमारी चल रही हैं कंटिन्यूअसली। 12th का पोर्शन हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। ये जो क्लास 11 ओ क्लॉक डेली मॉर्निंग में हम लेते हैं, इसमें हम ऑल्टरनेटिव डे, एक दिन बॉटनी एक दिन ज़ूलॉजी की क्लास होती है। तो आज आपकी ज़ूलॉजी की क्लास है, और आप पूरी तरीके से कॉन्फिडेंट रह सकते हैं, 100% एश्योर्ड रह सकते हैं। जो कंटेंट आपको यहाँ पर दिया जाएगा, दैट कंटेंट विल बी मोर देन सफिशिएंट टू क्रैक एनी मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम। कोई भी क्वेश्चन आपको बाहर से नहीं मिलेगा, प्रोवाइडेड द फैक्ट आप प्रॉपरली अटेंटिव होकर के ये क्लासेस लें, क्लासेस को स्किप ना करें। पीरियोडिकली आप डाउट्स अपने पूछते रहें, है ना। और दूसरी बात ये है कि कॉन्टिन्यूटी के अंदर जब आप प्रिपरेशन करते हैं, बीच में कुछ भी स्किप नहीं करते हैं और बैकलॉग कुछ भी इकट्ठा नहीं होता है, तो आपका लेवल ऑफ प्रिपरेशन धीरे-धीरे इंक्रीज होने लगता है, आपका खुद पर कॉन्फिडेंस भी बढ़ने लगता है। तो इन चीज़ों का आपको ध्यान रखना चाहिए। इसके अलावा एडिशनल जो सपोर्टिव मटेरियल है, वो आपको मिल ही रहा है। मेरे ख्याल से मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम आपको पीडीएफ फॉर्मेट में मिल गया था। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का भी पीडीएफ फॉर्मेट में मैंने आज नोट्स मेल कर दिया था सर को, शायद आपके ग्रुप पर आ गया होगा, और अगर नहीं आ पाया है तो वो आ जाएगा, है ना। आज के दिन में आपके पास में वो पहुंच जाएंगे, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के नोट्स। तो शिवम सर और मैं लंबे वक्त से क्लासेस ले रहे हैं बच्चों की। थाउजेंड्स ऑफ स्टूडेंट्स वी हैव मेंटर्ड एंड दे ऑल गॉट सेलेक्टेड। आ गया ना युविका? हाँ ठीक है। हाँ, गुड। तो वो नोट्स जो है वो आपके असिस्टेंस के लिए हैं, अगर कोई आप स्क्रीनशॉट नहीं ले पाए, कोई चीज़ मिस हो गई है। आगे हम ये भी कोशिश करेंगे कि जो ये क्लास हमारी चल रही है, ये क्लास आपको एज़ अ वीडियो लेक्चर भी अवेलेबल हो। न केवल नोट्स, बल्कि वीडियो लेक्चर के फॉर्म में ये क्लास भी आपको डेली मिलती रहे, जिससे अगर किसी बच्चे का कनेक्टिविटी इश्यू की वजह से या कोई किसी और रीज़न से लेक्चर मिस हो गया है, तो वो फिर से उस लेक्चर को देख पाए। है ना? चलो, तो अब स्टार्ट करते हैं। एम्ब्रियोलॉजी का सेक्शन हमने स्टार्ट किया था। सबसे पहले ये डायग्राम हमने डिस्कस किया था, आप लोगों को याद होगा, जनरल एम्ब्रियोलॉजी में, कि ये एग रिलीज हुआ है, सेकेंडरी oocyte हैविंग ज़ोना पेलिसिडा अराउंड इट, एंटर्स इन ओविडक्ट, दिस इज द साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन। और फर्टिलाइजेशन के बाद में एम्ब्रियो रोल डाउन करते हुए यूट्रस में आया, अल्टीमेटली 7th डे पर इम्प्लांट हो गया। ये सारी चीजें हम एक सीक्वेंस में हमने यहाँ पे डिस्कस कर ली हैं, लेकिन इसमें बहुत सारे इवेंट हुए हैं। मल्टीपल इवेंट्स एक्चुअली मल्टीपल इवेंट्स टुक प्लेस इन दिस प्रोसेस। पहले ये एग रिलीज हुआ है तो oogenesis हुआ है, इधर स्पर्म रिलीज हुआ है, ये पहुंचा है यहाँ तक, तो स्पर्मेटोजेनेसिस भी हुआ है। स्पर्मेटोजेनेसिस और oogenesis के बाद फर्टिलाइजेशन हुआ है, जिससे जाइगोट बना है। फिर उसके बाद में क्लीवेज का प्रोसेस स्टार्ट हुआ है, मोरूला बना है, मोरूला से धीरे धीरे ब्लास्टुला बना है, ब्लास्टुला से फिर इम्प्लांटेशन हुआ है, फिर गैस्ट्रुलेशन हुआ है। मींस देयर इज अ सीरीज ऑफ इवेंट्स। तो इस छोटे से डायग्राम में बहुत सारे जो मल्टीपल इवेंट्स हैं, उनको हम पहले डिस्कस करने के लिए जनरल एम्ब्रियोलॉजी वाला सेक्शन पढ़ते हैं। तो जनरल एम्ब्रियोलॉजी में मैंने आपको ये बताया था, ये स्टेप्स हैं: गेमिटोजेनेसिस इंक्लूडिंग स्पर्मेटोजेनेसिस, oogenesis, फर्टिलाइजेशन, क्लीवेज, प्लास्टुलेशन एंड गैस्ट्रुलेशन। अब इनमें से सबसे पहले हमने गेमिटोजेनेसिस वाला पोर्शन स्टार्ट किया था। स्पर्मेटोजेनेसिस और oogenesis में बेसिक डिफरेंसेस पढ़े थे। फिर हमने स्पर्मेटोजेनेसिस का पूरा इवेंट डिस्कस किया था कि एग्जैक्टली स्पर्मेटोजेनेसिस में होता क्या है। तो स्पर्मेटोजेनेसिस में हमने ये पढ़ा था कि सबसे पहले मल्टीप्लिकेशन फेज आया, जिससे जर्मिनल एपिथेलियम जो ये आपको दिखाई दे रहा है सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल का, इसमें मल्टीप्लिकेशन हुआ और ये स्पर्मेटोगोनिया बनी। फिर ग्रोथ फेज आया, विच इज क्वाइट इनसिग्निफिकेंट इन केस ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस। इसका बहुत ज्यादा महत्व नहीं होता, क्योंकि इसका साइज इंक्रीज हो ये इंपॉर्टेंट नहीं है। तो स्पर्मेटोगोनिया थोड़े से ऑल्टरेशन के बाद, थोड़े से चेंज के बाद प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट में कन्वर्ट हो जाता है। और इस प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट में अब मियोसिस स्टार्ट होता है। मियोसिस फर्स्ट, जिससे कि बने आपके सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट, और फिर मियोसिस सेकेंड हुआ, जिससे बने आपके स्पर्मेटिड। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट पोर्शन इसके बाद स्टार्ट होता है, क्योंकि स्पर्मेटिड होते हैं हमारे लार्ज, स्फेरिकल, हैवी एंड इमोटाइल।
तो ये फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में मूव नहीं कर सकते, साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन तक नहीं जा सकते। तो ज़रूरी है कि इनको स्मॉल फ्लैजिलेटेड, लाइट वेटेड और मोटाइल स्ट्रक्चर्स में कन्वर्ट किया जाए, और उस इवेंट को हम कहते हैं स्पर्मियोजेनेसिस, व्हिच इज अ काइंड ऑफ मेटामॉर्फोसिस। ओके, ये हमने पूरा का पूरा मैकेनिज्म पढ़ा था। देखिए जरा, स्पर्मेटिड से धीरे धीरे फुल स्पर्मेटोजोआ बना, इसमें एक्रोसोम बना, न्यूक्लियस बना, प्रॉक्सिमल सेंट्रियोल बना, ये रहा डिस्टल सेंट्रियोल, एक्सियल फिलामेंट, माइटोकॉन्ड्रिया इसके चारों तरफ अरेंज हो गए, माइटोकॉन्ड्रियल स्पाइरल, थोड़ा सा न्यूक्लियस के थोड़ा सा मिडिल पीस में साइटोप्लाज्म का लेयर बचा रहा, दैट इज नोन एज मैनकैट, एंड दैट इज हाउ इमेच्योर स्पर्मेटोजोआ इज प्रोड्यूस्ड। ये सारी चीजें मैं आपको डिटेल में बता चुका हूँ, इसमें कोई कंफ्यूजन तो नहीं है किसी को बच्चों? एक्रोसोम के फंक्शंस, प्रॉक्सिमल सेंट्रियोल के फंक्शन, डिस्टल सेंट्रियोल, नेबन का, each and everything has been explained properly. So first you respond me whether up to this each and everything is crystal clear to all of you. Then we will start. Good. बहुत अच्छे। अब हम आज का हमारा पोर्शन स्टार्ट करेंगे। So today is 22nd. स्पर्मेटोजेनेसिस हम पढ़ चुके हैं बच्चों अच्छे से। आज जो टॉपिक हम पढ़ने जा रहे हैं दैट इज oogenesis। ये तो आप जानते ही हैं दैट oogenesis टेक्स प्लेस इन ओवेरी। ओवरी का स्ट्रक्चर भी आपको याद होगा। इस तरीके का स्ट्रक्चर मैंने आपको ओवरी का बना करके बताया था, जो मैं यहाँ बना रहा हूँ फिर से। और इस ओवरी में यहाँ हमने एक एपिथेलियम ड्रॉ किया था, याद हो तो। इसी एपिथेलियम को हमने कहा था जर्मिनल एपिथेलियम, which is actually an example of simple cuboidal epithelium। अब हम क्या करते हैं, इसी जर्मिनल एपिथेलियम का ये वाला सेक्शन थोड़ा सा एनलार्ज करते हैं यहाँ से, और मैं इसको यहाँ ड्रॉ करता हूँ। हैव अ लुक, ये आपका जर्मिनल एपिथेलियम है। ठीक है, फेजेस वही होंगे बच्चों। अभी कौन है इसमें? कमलेश एंड योगेश्वर, बेटा थोड़ा सा टाइम के लिए पंक्चुअल रहो, वक्त पर आ जाया करो। दिस इज जर्मिनल एपिथेलियम, जैसा कि मैंने मेंशन किया था। अब जर्मिनल एपिथेलियम में सबसे पहले मल्टीप्लिकेशन होगा, उसी तरीके से जैसे स्पर्म में हुआ था। तो ये माइटोसिस हुआ, और माइटोसिस के बाद में जो सेल हमारे पास बने, इनको हमने क्या कहा? ऊगोनिया। अब इसमें ग्रोथ हुई, थोड़ा साइज इसका बढ़ा, इसको हमने क्या कहा? प्राइमरी ऊसाइट। और प्राइमरी ऊसाइट में अब पहले तो हुआ मियोसिस फर्स्ट, और जब मियोसिस फर्स्ट होगा तो ये डिवीजन अनइक्वल होता है। इससे एक तो छोटा सेल बनता है जिसे पोलर बॉडी कहते हैं, एक बड़ा सेल बनता है जिसे हम कहते हैं सेकेंडरी ऊसाइट। और सेकेंडरी ऊसाइट में फिर आगे जाके होता है मियोसिस सेकेंड, और इस बार भी एक पोलर बॉडी बनता है और एक बनता है हमारे पास ओवम, या हम कह दें एग। अब इसमें इंपॉर्टेंट बात क्या है इस पूरे प्रोसेस में? सबसे पहले तो ये देखो, फर्स्ट स्टेप वही है इसमें, सेम, मल्टीप्लिकेशन फेज। दूसरा, ये भी आप जानते हैं, ग्रोथ फेज।
और तीसरा मैच्योरेशन फेज। इसमें ये क्या बना है ये भी मैं मेंशन किए देता हूं। पोलर बॉडी। बच्चों ये एनोटेशन मत किया करो बेटा, अभी मुझे इसको वापस से देखो शेयर करना पड़ेगा। आप लोग किसी भी तरह का एनोटेशन स्क्रीन पर न करें जिससे बाकी बच्चों को डिस्टरबेंस न हो, है ना। लिखा मत करो कुछ भी स्क्रीन पर, बाकी बच्चों को डिस्टर्ब होने लगता है उससे। और आप ही की क्लास है बस ये, जिसमें मुझे ये एनोटेशन डिसेबल करना पड़ता है। और जो क्लासेस होती है पूरे दिन में कोई भी बच्चे इस तरीके की शैतानी नहीं करते, तो थोड़ा ध्यान रखा करो इन चीजों का, आपकी किसी एक्टिविटी से बाकी लोग परेशान ना हो। चलो देखो जरा ध्यान से, ये जर्मिनल एपिथेलियम दिख रहा है आपको। जर्मिनल एपिथेलियम में माइटोसिस हुआ, ऊगोनिया बन गए। अब जरा आप मुझे बताइए कि जर्मिनल एपिथेलियम तो हमारा डिप्लॉइड था, तो ऊगोनिया भी कैसा होगा? रिप्लाई करो जरा बच्चों। ऊगोनिया के आगे क्या लिखूं? इट हैज टू बी वेरी गुड डिप्लॉइड। फिर इसमें ग्रोथ हुई, तो प्राइमरी oocyte भी क्या हुआ? डिप्लॉइड। अब मियोसिस फर्स्ट हुआ, ये रिडक्शन डिवीजन है, तो सेकेंडरी oocyte हमारा क्या हुआ? हैप्लॉइड। ये पहला हैप्लॉइड सेल है। और ओवम भी हमारा क्या हुआ? हैप्लॉइड। अब इस पूरी कहानी में जो इंपॉर्टेंट बात आपको याद रखनी है वो क्या है? मैं आपको ओवेरी जब हमने डिस्कस किया था तब मैंने प्रॉपरली इसको एक्सप्लेन किया था, लेकिन मैं अभी एक बार फिर इसको आपके सामने ठीक से क्लियर करता हूं कि देखो, माइटोसिस यानी कि ये जो मल्टीप्लिकेशन फेज है, ये ग्रोथ फेज, ये दोनों बर्थ से पहले ही ओवेरी में कंप्लीट हो चुके होते हैं। इनफैक्ट प्राइमरी oocyte भी मियोसिस फर्स्ट में एंटर कर जाता है, लेकिन ये डिवीजन अरेस्ट हो जाता है प्रोफेज में। तो हमें ये कहना चाहिए कि अप टू दिस पॉइंट, ये जो मैं ग्रीन कलर से एक हाइलाइटर यहां बना रहा हूं, अप टू दिस पॉइंट बिफोर बर्थ ये सारी एक्टिविटीज कंप्लीट हो गई। उसके बाद सेकेंडरी oocyte कब बनेगा? सेकेंडरी oocyte बनेगा अब आपका एट द टाइम ऑफ प्यूबर्टी, जब साइकिल स्टार्ट हो जाएगा, मेंस्ट्रुअल साइकिल। तो ये दूसरा आया, यहां तक का सारा काम प्यूबर्टी पर हो गया। और फिर आखिरी जो स्टेप दिखाई दे रहा है आपको, ये आखिरी स्टेप जाकर के पूरा होगा एट द टाइम ऑफ फर्टिलाइजेशन, नॉट बिफोर दैट। ये जो दिख रहा है, दैट विल बी कंप्लीटेड एट द टाइम ऑफ फर्टिलाइजेशन। तो हम इसको यहां पर इस तरीके से मेंशन करेंगे, देखिए जरा ध्यान से। दिस इज द फर्स्ट पॉइंट, these stages are completed before birth, then this at the time of puberty, and the last at the time of fertilization। ये oogenesis के स्टेजेस हुए। अब बच्चों इसमें एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात आपको याद रखनी है, वो ये कि ये जो डिवीजन आप देख रहे हैं ये ह्यूमन का है। बाकी जो ऑर्गेनिज्म होते हैं, जैसे आपने नाम सुना होगा एक सी अर्चिन, फाइलम एकाइनोडर्मेटा में एक ऑर्गेनिज्म आता है सी अर्चिन। तो सी अर्चिन में भी स्टेजेस तो यही होंगे, मल्टीप्लिकेशन, ग्रोथ, मैचुरेशन। मुर्गी है, हेन, उसमें भी स्टेजेस यही होंगे। रेप्टाइल्स हैं, उनमें भी स्टेजेस यही होंगे। लेकिन इन सभी में ये वाला फेज सबसे बड़ा होता है। और ये वाला फेज बड़ा क्यों होता है? क्योंकि फर्टिलाइजेशन के बाद, आफ्टर फर्टिलाइजेशन, न्यूट्रिशन सारा का सारा एम्ब्रियो को कौन प्रोवाइड करने वाला है? एग। किसी बर्ड का, जैसे हेन का एग आप देखेंगे तो उसमें योक होता है सिग्निफिकेंट क्वांटिटी में। वो योक इसीलिए होता है जिससे कि मैक्सिमम क्वांटिटी में न्यूट्रिशन एम्ब्रियो को प्रोवाइड करवाया जा सके।
हमारे एग में योक नहीं होता है। उसका रीजन ये है कि ह्यूमन में प्लेसेंटा करके एक स्ट्रक्चर बनता है, और प्लेसेंटा जो है वो मदर की बॉडी से न्यूट्रिएंट्स को सीधे फीटस में ट्रांसफर कर देता है। सो देयर इज नो नीड ऑफ स्टोरेज ऑफ फूड इन द एग एज फार एज ह्यूमन इज कंसर्न। तो ह्यूमन में इस फेज का भी कोई बहुत ज्यादा महत्व नहीं रह गया, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं रह गया। लेकिन बाकी जो ऑर्गेनिज्म है, बाकी जो एनिमल्स हैं, उनमें ये फेज सबसे लंबा होता है, सबसे बड़ा। और ऊगोनिया से जब प्राइमरी oocyte बनता है तो आपको ये जानकर आश्चर्य होगा कि इसका साइज कई बार 1000 टाइम भी इंक्रीज हो जाता है। मतलब ऊगोनिया जिस साइज का है उससे 1000 गुना बड़ा साइज होता है प्राइमरी oocyte का। इतना साइज में इंक्रीमेंट हो जाता है, इतना ज्यादा साइटोप्लाज्म एग्रीगेट हो जाता है, इतने ज्यादा न्यूट्रिशियस सब्सटेंस इसमें इकट्ठा हो जाता है। तो इन सब चीजों के साथ आपको ये चीज भी पता होनी चाहिए कि इन जनरल किसी भी ऑर्गेनिज्म में oogenesis के वक्त सबसे लंबा फेज कौन सा होता है? ग्रोथ। तो मैं ये मेंशन कर रहा हूं यहां पर, इसके बाद आगे वाली चीज बताऊंगा आपको। इन जनरल लॉन्गेस्ट फेज ऑफ oogenesis in most of the organisms is growth phase, as the egg accumulates plenty of nutritious substances as well as cytoplasm for future needs, क्योंकि बाद में उसको और कहीं से नहीं मिलने वाला है। हाँ, ऑस्ट्रिच भी, बिल्कुल ऑस्ट्रिच भी, रिया सही कह रही हैं आप। अब आगे वाला देखिए, जो इंपॉर्टेंट बात अब मैं बताना चाह रहा हूं। आप जरा एक बार इस साइकिल को देखिए और अब मुझे ये बताइए, अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि विच फेज इज द लॉन्गेस्ट फेज ऑफ oogenesis इन केस ऑफ ह्यूमन, ह्यूमन में सबसे लंबा फेज इनमें से कौन सा होगा? 3 फेज आपको दिख रहे हैं, मल्टीप्लीकेशन, ग्रोथ, मैच्योरेशन। एनीवन रिप्लाई करो जरा बच्चों। मैं रिपीट कर रहा हूं क्वेश्चन, विच फेज इज द लॉन्गेस्ट फेज ऑफ oogenesis इन केस ऑफ ह्यूमन? और मैं देखना चाहता हूं कि कौन बच्चा इसका सही रिप्लाई देता है। और बाकी बच्चे भी तो बताओ, 3-4 बच्चों ने ही रिप्लाई किया है, आरोही, युविका, सविता और योगेश्वर। अब दीक्षा का रिप्लाई आया है। अब थोड़ा सा अपना दिमाग के दरवाजे खोलो थोड़े से। एक बच्चे ने सही रिप्लाई किया है केवल। अब जरा देखो, 1 मिनट इधर देखो, सुनो। ह्यूमन में बात कर रहे हैं ना हम, तो ह्यूमन में आप ये बताना जरा, मैचुरेशन फेज कब होता है? जेस्टेशन के दौरान ही पूरा हो गया ना। ग्रोथ फेज जेस्टेशन के दौरान ही पूरा हो गया, तो ये दोनों तो बर्थ से पहले ही पूरे हो गए। अब मैचुरेशन फेज कब होगा? बर्थ के बाद से। ये क्या लिखा है? प्यूबर्टी। प्यूबर्टी पे जाके आधा पूरा होगा। ये प्यूबर्टी कब आती है? 12 से 13 साल की एज में। यानी मैचुरेशन फेज का मिनिमम ड्यूरेशन 13 का हो गया, और तब भी मैचुरेशन पूरा नहीं होगा। अगर एग फर्टिलाइज नहीं हुआ तो फिर एग में oogenesis पूरा हो ही नहीं पाएगा, क्योंकि फर्टिलाइजेशन के वक्त ही इसका डिवीजन कंक्लूड होता है, उससे पहले नहीं होता। तो डेफिनेटली ह्यूमन में सबसे लंबा फेज कौन सा है? मैचुरेशन। समझ में आ रही है कि नहीं बात? ये पूरा फेज मैचुरेशन है। ग्रोथ तो यहां तक चला है, यहां से लेकर के यहां तक मैचुरेशन फेज है।
और ये 13 से 14 साल का होता है ना? तो ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है बेटा। तो आपको ये पता होना चाहिए कि ह्यूमन में लॉन्गेस्ट फेज कौन सा होता है, दिस इज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। और बाकी जो ऑर्गेनिज्म है उनमें ग्रोथ फेज होता है। अब मैं नीचे इसको मेंशन करता हूं आपके लिए, दैट इन केस ऑफ ह्यूमन, मैच्योरेशन फेज इज longest phase of oogenesis। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जाता है कई बार। ठीक है जी, क्लियर है यहां तक की बातें? अब मैं इसके आगे का टॉपिक पढ़ाता हूं आपको, कुछ चीजें और आपको पता होनी चाहिए, उनको डिस्कस करते हैं। oogenesis का काम तो हो गया पूरा। बच्चों एक बार रिप्लाई करो, सबको समझ में आ गया है ना oogenesis? गुड। अब हम आते हैं अब हम आते हैं अगले इंपॉर्टेंट पॉइंट पर। एंड द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट इज टाइप ऑफ एग्स। इस पर भी क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, तो ये टर्मिनोलॉजी आपको आनी चाहिए। तो मैं आपको ये समझाता हूं जरा। तीन अलग अलग तरीके से हम एग्स को क्लासिफाई करते हैं, है ना? सबसे पहला जो मेथड है वो ये है, फर्स्ट, ऑन द बेसिस ऑफ अमाउंट ऑफ yolk प्रेजेंट इन द एग। कि भाई योग का कितना अमाउंट इसमें प्रेजेंट है। तो पहला तो ये है हमारा बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन, फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट, ऑन द बेसिस ऑफ अमाउंट ऑफ योग, कि योग कितना प्रेजेंट है। अब ध्यान से देखें, मैं नीचे कुछ टर्म्स लिख रहा हूं आपके लिए। फर्स्ट, ए लेसिथल। लेसिथल का मतलब होता है योग, तो हमें ये लिखना चाहिए कि योग एब्सेंट, और वी कैन से इनसिग्निफिकेंट। दूसरा, माइक्रोलेसिथल, लिटिल योग, बहुत कम क्वांटिटी में। तीसरा, मीजोलेसिथल, मॉडरेट अमाउंट ऑफ योग। और चौथा, मेगालेसिथल, यानी जैसा कि नाम से समझ में आ रहा है, एक्सेसिव अमाउंट ऑफ योग। चार कैटेगरी हैं। अब ये डिवीजन किस बेस पर हुआ है ये भी आप जरा समझ लें। जिनमें भी ट्रू प्लेसेंटा बन जाता है, एक्चुअल प्लेसेंटा जिनमें फॉर्म हो जाता है, उन एग्स में योग की जरूरत नहीं है। ध्यान से समझना, इस चीज को रटने की जरूरत नहीं है, समझोगे तो क्लियर हो जाएगा। पहली कैटेगरी में ऐसे ऑर्गेनिज्म हैं जिनमें ट्रू प्लेसेंटा फॉर्म होता है, और अगर प्लेसेंटा फॉर्म हो गया तो न्यूट्रिशन तो मदर की बॉडी से आ जाएंगे डिफ्यूज होकर के, योग की जरूरत ही नहीं है। तो ये जो पहली दो कैटेगरी आपको दिख रही है, दिस एज वेल एज दिस, एलेसिथल एंड माइक्रोलेसिथल, ये वो ऑर्गेनिज्म है जिनमें प्लेसेंटा बन जाता है। तो एलेसिथल का एग्जांपल मैं मेंशन करता हूं, यहाँ याद रखना है आपको, ह्यूमन। और माइक्रोलेसिथल का एग्जांपल भी मेंशन करता हूं, रेबिट। ये दोनों ही यूथीरिया से बिलोंग करते हैं। मेमेलिया में एक ग्रुप आता है ना, यूथीरिया। अब आते हैं मीजोलेसिथल और मेगालेसिथल। मीजोलेसिथल में मॉडरेट क्वांटिटी में योग है, इसमें बहुत ज्यादा। तो इतना तो हमें पता चल गया कि भाई इन दोनों में ही प्लेसेंटा नहीं है, ये तो क्लियर है।
क्योंकि प्लेसेंटा होता तो योग की जरूरत थी ही नहीं। अब मीजोलेसिथल में क्या होगा, मॉडरेट क्वांटिटी में योग है, यानी कि डेवलपमेंट के लिए योग चाहिए, लेकिन डेवलपमेंट इनमें पूरा नहीं होगा, इनकम्प्लीट डेवलपमेंट होगा। जब मैं कहता हूं इनकम्प्लीट डेवलपमेंट, इसका मतलब ये हुआ कि इनमें लार्वा बनेगा, यानी एग को उतना ही योग चाहिए जो कि एम्ब्रियो को लार्वा में कन्वर्ट कर दे, फिर लार्वा धीरे धीरे एडल्ट में बदलेगा, तो योग बहुत ज्यादा नहीं चाहिए। जैसे कि एग्जांपल मेंशन करूं मैं, फ्रॉग, तो फ्रॉग का एग जो है, फ्रॉग का एग जो है उसमें आधे के आसपास योग भरा रहता है, पूरा नहीं भरा रहता, मतलब 90-80% योग नहीं होता, 50% के आसपास योग होता है, क्योंकि फ्रॉग के जाइगोट को केवल किस में बदलना है, टेडपोल में, एडल्ट फ्रॉग में नहीं बदलना है। तो योग चाहिए लेकिन बहुत ज्यादा नहीं चाहिए। मेगालेसिथल, ये ऐसे ऑर्गेनिज्म हैं जिनमें की डेवलपमेंट होगा, बॉडी से बाहर होगा, प्लेसेंटा नहीं बनेगा और डेवलपमेंट पूरा होगा, यानी मैच्योर ऑर्गेनिज्म बनेगा। फॉर एग्जांपल, इन केस ऑफ बर्ड्स, इन केस ऑफ रेप्टाइल्स, इन केस ऑफ प्रोटोथीरियंस, इंसेक्ट्स, योग, योग का मतलब एग में जो येलोइश सब्सटेंस होता है, आपने मुर्गी का अंडा देखा है कभी उबला हुआ, अंदर जो चीजें निकलती हैं उसमें व्हाइटिश सब्सटेंस होता है एक तो, और एक येलोइश सब्सटेंस होता है। तो योग का मतलब है न्यूट्रिएंट विच इज प्रेजेंट इनसाइड द एग, एग के अंदर जो न्यूट्रिएंट होते हैं उनको कलेक्टिवली योग बोला जाता है। ठीक है योगेश्वर? हाँ ये लीजिए, चार तरह के हो गए ना, देखिए, एलेसिथल, माइक्रोलेसिथल, मीजोलेसिथल, मेगालेसिथल, एक कैटेगरी। देखो, एल एसिथल का मतलब योग बिल्कुल नहीं है, इन दोनों में कोई बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है, एल एसिथल और माइक्रोलेसिथल में। और ये जो योग है एक्चुअली होता क्या है कि जब ग्रोथ फेज होती है, सुनो, ग्रोथ फेज के दौरान, ग्रोथ फेज एक्चुअली मल्टी स्टेप इवेंट है सविता। ग्रोथ फेज में दो स्टेप होते हैं, एक तो प्री वाइटेलोजेनेसिस यानी योग के सिंथेसिस से पहले के इवेंट, और दूसरा वाइटेलोजेनेसिस यानी योग का सिंथेसिस। तो कुछ ना कुछ योग तो सिंथेसाइज होता ही है, ऐसा कोई भी एग नहीं होता जिसमें योग ऑल टुगेदर एब्सेंट हो। तो किसी में बिल्कुल इंसिग्निफिकेंट बन गया, किसी में थोड़ा सा बन गया, हालांकि इसका यूज कुछ भी नहीं है। यूथेरियन मैमल्स में ये दो ही कैटेगरीज है, एलेसिथल एंड माइक्रोलेसिथल। ठीक है, बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है। अब दूसरा देखिए, पहली कैटेगरी तो पढ़ ली आपने, पहली कैटेगरी समझ में आ गई, क्लियर है ना सबको? ऑन द बेसिस ऑफ अमाउंट ऑफ योग प्रेजेंट, जल्दी से रिप्लाई कर दो। अब मैं दूसरी कैटेगरी बताता हूं आपको, ऑन द बेसिस ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ योग, कि योग का डिस्ट्रीब्यूशन कैसा है। अब डिस्ट्रीब्यूशन में क्या क्या चीजें हो सकती हैं, देखो जरा। एक मिनट रुको जरा, मैं ये बना दूं पूरा, उसके बाद एक्सप्लेन करता हूं आपको। ऑन द बेसिस ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अमाउंट ऑफ योग, अब देखिए जरा, पहली कैटेगरी है इसमें आइसोलेसिथल। आइसोलेसिथल का मतलब हो गया जितना भी योग प्रेजेंट है, चाहे कम है ज्यादा है जो भी, लेकिन ये योग पूरे एग में इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड है। इसका मीनिंग ये हुआ कि अगर मैं इस एग में योग बना रहा हूं, तो ये जो छोटे छोटे आपको डॉटेड स्ट्रक्चर्स दिख रहे हैं, मान लो ये योग है, इनसिग्निफिकेंट योग है, बट दैट इनसिग्निफिकेंट योग इज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड इन द एंटायर एग। सो लेट मी राइट इट डाउन लाइक दिस, दैट yolk is uniformly distributed
इन एंटायर एग। ये पहली कैटेगरी हुई आइसोलेसिथल। इसी के साथ दूसरी कैटेगरी भी समझिए। दूसरी कैटेगरी है हमारी एन आइसोलेसिथल। एन आइसोलेसिथल का मतलब है इसमें योक यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है, किसी एक एंड पर है। अब इसमें तीन चीजें हो सकती हैं, ध्यान से देखिए। पहली कैटेगरी ये है कि ये सारा का सारा योग यहां इकट्ठा हो गया एक एंड पर। दूसरी ये है जिसमें लगभग पूरे एग में ही योग इकट्ठा हो गया है। और तीसरी ये है जिसमें कि योग सेंटर में इकट्ठा हो गया है। ये तीन पॉसिबिलिटीज आ गई। तो एनाइसोलेसिथल में फिर दो पॉसिबिलिटी हमारे पास कौन कौन सी आई। एक टीलोलेसिथल जिसमें योग, ये रहा योग, ये रहा योग, ये रहा योग। टीलोलेसिथल जिसमें कि योग किसी एक एंड पर, किसी एक सिरे पर इकट्ठा हो गया, ठीक है। और दूसरी सेंट्रोलेसिथल जिसमें कि योग सेंटर में इकट्ठा हो गया, ठीक है ना। दो चीजें आ गई इसके अंदर। अब इन सब के एग्जाम्पल मेंशन किए देते हैं। देखिए आइसोलेसिथल का एग्जाम्पल तो हो गया आपका ह्यूमन रैबिट। इसमें वही एग आएंगे जो कि ए लेसिथल या माइक्रोलेसिथल थे। और टीलोलेसिथल में इसका एग्जाम्पल हो गया आपका फ्रॉग, इसका एग्जाम्पल हो गया बर्ड्स, और इसका एग्जाम्पल हो गया इंसेक्ट्स। अब ये डिस्ट्रीब्यूशन वाली कहानी समझ में आई कि नहीं आपको बच्चों? जल्दी से बताओ जरा, रिप्लाई फास्ट, क्योंकि फिर हमें तीसरी कैटेगरी और पढ़नी है, फिर हम इसको कंक्लूड करेंगे। गुड। तीसरी कैटेगरी, थर्ड, ऑन द बेसिस ऑफ प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ शेल। चारों तरफ जो एक रिजिड शेल होता है, उस शेल के प्रेजेंस के बेस पर दो तरह के एग हैं। पहला नॉन क्लिडोइक, नो शेल अराउंड द एग। फॉर एग्जाम्पल ह्यूमन, हमारे एग के चारों तरफ कोई शेल नहीं होता। और दूसरी सेकंड कैटेगरी आ गई क्लिडोइक, ए रिजिड शेल is present around egg. For example, birds. तो ये oogenesis और टाइप ऑफ एग, ये हमने प्रॉपरली पूरा का पूरा सेगमेंट डिस्कस कर लिया है बच्चों। मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा। अब इसके बाद अगले लेक्चर में हम फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस डिटेल में डिस्कस करेंगे। इससे रिलेटेड नहीं, इसमें सेंट्रल एसिथल नहीं होता बेटा रिया, बर्ड्स में ऐसा होता है इस कैटेगरी का, जिसको टीलोलेसिथल बोलते हैं, हाईली टीलोलेसिथल, है ना। अब कोई भी डाउट आपके होंगे, नेक्स्ट लेक्चर में हम शुरू के 15 मिनट डाउट के रखेंगे, तो आप अपने डाउट्स वगैरह लेकर आइए, ठीक है बेटा। चलिए, तो आज का सेशन अब हम कंक्लूड करते हैं। गुड बाय एंड गुड डे टू ऑल ऑफ यू।